हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के, भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज़ है। और इसमें आज की पहली सीरीज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं और उनसे क्या क्या और भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, उस सब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ज्वार भाटा किनकी आकर्षण शक्तियों के कारण आता है। ज्वार भाटा मतलब टाइड। ज्वार भाटा इनमें से किसकी आकर्षण शक्ति के कारण आता है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल सूर्य की आकर्षण शक्ति। ऑप्शन नंबर 2 चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ऑप्शन नंबर 3 सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब देखें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। अब ऐसा क्यों है उसको देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ज्वार भाटा की, टाइड्स की, तो टाइड या जो ज्वार भाटा होता है ये बेसिकली पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी के कारण ज्वार भाटा आता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो भी पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं बेसिकली सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती है। महासागर की सतह पर चलने वाली धाराओं को हम महासागरीय धारा कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है, तीव्र और मंद, मीठे और नमकीन, गर्म और ठंडी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में, तो महासागरीय धाराएं मूल रूप से 2 प्रकार की ही होती हैं। ठीक, और अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है सी ऑप्शन एकदम सही, गर्म और ठंडी धाराएं। जब भी हम महासागरीय धाराओं को देखते हैं तो महासागरीय धाराएं हमारे पास 2 कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक, हमें पता है कि हमारे पास पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और बीच में हमारे पास क्या पाया जाता है, विषुवत रेखा या इक्वेटर। विषुवत रेखा, एक चीज याद रखिएगा, ध्रुवों से विषुवत रेखा तक चलने वाली जो धाराएं होती हैं वो होती हैं आपकी ठंडी धाराएं, और इसका उल्टा विषुवत रेखा से ध्रुवों तक चलने वाली जो धाराएं होती हैं वो होती हैं गर्म धाराएं। तो धाराएं आपके पास, महासागरीय धाराएं 2 तरह की होती हैं। वो जो इक्वेटर से पोल की तरफ चले वो होती है आपकी वार्म, और इसका उल्टा जो पोल से इक्वेटर की तरफ चलती है वो होती है कोल्ड। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है गर्म और ठंडी धाराएं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीव मंडल किसे कहते हैं। बायोस्फीयर किसे कहते हैं। जीव मंडल को इंग्लिश में बायोस्फीयर कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन है स्थल मंडल में व्याप्त जीवित प्राणियों को। ऑप्शन नंबर 2 है वायुमंडल में व्याप्त जीवित प्राणियों को। ऑप्शन नंबर 3 जल मंडल में व्याप्त जीवित प्राणियों को। और ऑप्शन नंबर 4 स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल में व्याप्त जीवित प्राणियों को। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है डी। अगर हम बायोस्फीयर को देखते हैं, बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर वो कॉमन इंटरसेक्शन एरिया होता है जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का एक कॉमन एरिया होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक एरिया होता है जल मंडल,
जलमंडल वो हिस्सा होता है जहां पर जल आपको मिलता है, जल वाला पूरा हिस्सा, महासागर, झील, नदी, ये सब जलमंडल का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर बोलते हैं। जितने भी महाद्वीप या लैंड आता है वो इसी के अंदर फॉल करता है। और तीसरे नंबर पे होता है आपका वायुमंडल। अब खास बात क्या है, ना तो हम पूरे स्थल मंडल में रहते हैं, ना तो पूरे जल मंडल में रहते हैं, ना तो पूरे वायुमंडल में रहते हैं। इसका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जिसमें हम अपने आप को पाते हैं, और ये आपका जीव मंडल या जैव मंडल कहलाता है। तो जीव मंडल, जैव मंडल की जब हम बात करते हैं तो वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में व्याप्त जीवित प्राणियों को कहा जाता है। ठीक, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पर्यावरण की समग्रता से क्या तात्पर्य है? मतलब पर्यावरण के अंदर क्या क्या चीजें समाहित है या उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पहला ऑप्शन है भूमि जल, पहला ऑप्शन आपका है भूमि जल और वायु। दूसरा भूमि जल और जीव, जल जीव और वायु, भूमि जल वायु और जीव। तो जब हम बात करते हैं पर्यावरण के अंदर, तो पर्यावरण जैविक तथा अजैविक चीज़ों का एक बैलेंस हो, बोल सकते हैं बैलेंसिंग होती है, जिसमें पूरा का पूरा पर्यावरण समाहित होता है। जैविक चीज़ें जिनमें जीवन है, मतलब जितने भी जीव जैविक चीज़ों के अंदर आ जाएंगे, मतलब फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु और पेड़ पौधे जैव विविधता को डिफाइन करते हैं। तो जीव जैव विविधता सब आ जाएंगे। इसके अलावा अजैविक चीज़ों में स्थल, जल और वायु आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये डी वाला आंसर एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जनसंख्या बंटन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? जनसंख्या का जो बंटन है उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती हैं? तो नंबर 1 भौतिक अभिलक्षण, ठीक है। नंबर 2 क्षेत्र की जलवायु, नंबर 3 औद्योगिकरण, नंबर 4 उपयुक्त सही। तो देखो भौतिक अभिलक्षण ये बिल्कुल सही है, क्षेत्र की जलवायु ये भी एक कारण होता है, और औद्योगिकरण तो एक मुख्य कारण होता ही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी। जनसंख्या बंटन को प्रभावित सभी कारक करते हैं, ये सभी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मध्य अक्षांशीय मरुस्थल के प्रमुख लक्षण क्या है? ठीक है, तो जो मध्य अक्षांशीय या मिडलैंड पर जो डेजर्ट पाए जाते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण होते हैं? ये एशिया और दक्षिण अमेरिका के भीतरी पठारों के मध्य स्थित होते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान चरम स्थितियों तक पहुंच जाता है। यहाँ पर अपर्याप्त वर्षा होती है। उपयुक्त सभी। तो अगर हम बात करते हैं तो ये अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। आपको इस तरह के कई सारे मरुस्थल मिलेंगे। एशिया में आपको गोबी, ठीक है, गोबी के अलावा आपका थार मरुस्थल, ठीक, आपका कई सारे एशिया में मरुस्थल पाए जाते हैं जो इसमें आते हैं। दक्षिण अमेरिका में आपका पेंटागोनिया और एटाकामा मरुस्थल है। तो ये सब मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पर जो तापमान होता है वो चरम स्थितियों तक होता है। ये पॉइंट तो सही था, ये भी पॉइंट एकदम सही है। और यहाँ पे वर्षा बड़ी अपर्याप्त होती है। अपर्याप्त मतलब एकदम फुल नहीं होती है, बल्कि एकदम कम पाई जाती है। ये भी पॉइंट एकदम सही है। तो अगर तीनों पॉइंट सही हैं तो इसका कंबाइंड आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? टैगा। टैगा प्रदेश के मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है, या एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा और मध्य अक्षांश के घास स्थल के मध्य स्थित होते हैं। ये एकदम सही पॉइंट है। ठीक है,
जो टाइगा होता है वो टुंड्रा और मिड लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में छोटी अवधि वाले ग्रीष्म ऋतु होते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम गर्मी वाले समय हो पाया जाता है, ये भी पॉइंट एकदम सही है। यहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ये भी एकदम करेक्ट पॉइंट है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा, ये पॉइंट अलग अलग भी पूछे जाते हैं और एक साथ यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पृथ्वी में वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? ठीक है, तो पृथ्वी में महाद्वीपों से 2 से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हमारे पास कितने महाद्वीप थे? एक, पेंजिया। ठीक है, और फिर पेंजिया टूटा अंगारा और गोंडवाना में, और उसके बाद फिर ये टूटते टूटते कुल मिलाकर कितने महाद्वीपों में टूट गया? 7 महाद्वीप पे। तो हमारे पास वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? 7। अब इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 5वें नंबर पे आपका अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिका जिसकी जनसंख्या 0 है, वो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। 6ठे नंबर पर आपका यूरोप कवर होता है, और 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, इसी तरह से महासागरों में बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे दूर तक फैला हुआ महासागर प्रशांत महासागर, जिसको इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। यहाँ पास पास के 4 महाद्वीप पाए जाते हैं, इसीलिए दुनिया का सबसे व्यस्तम महासागर है। और तीसरे नंबर पर आपके पास आता है हिंद महासागर। ये इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, इंडिया, हिंदुस्तान। ओके, 5वें नंबर पे आता है, वैसे तो पहले अंटार्कटिका कहलाता था, लेकिन अभी दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। और लास्ट और आखिरी है आर्कटिक महासागर। तो 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। मान लो ऑस्ट्रेलिया अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में ना दे तो दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया। एशिया ऑप्शन नहीं आता है तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एशिया महाद्वीप के कितने प्रदेश में बांटा गया है? जो पूरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके कितने हिस्से किए गए हैं? अगर हम एशिया के हिस्सों की बात करते हैं, है ना, एशिया में कुल मिलाकर कितने हिस्से हैं? तो अगर देखिए, ये आपका पूरा एशिया अगर हम मान लें तो एशिया में सबसे इस ऊपर की तरफ है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया। ठीक, फिर आपका साउथ वेस्ट एशिया, फिर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और आपका आएगा ईस्ट एशिया। तो एशिया के कुल मिलाकर कितने हिस्से होते हैं? 5। ये एकदम सही है, 5 हिस्से पाए जाते हैं। ऊपर सेंट्रल एशिया जिसमें सारे 5 स्थान आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, साउथ वेस्ट जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, ये काफ़ी विवादित क्षेत्र है ना। यहाँ पर आपका बोलते हैं सीरिया, जॉर्डन, ये सारे देश आते हैं। ईस्ट में आपका जापान आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है, नॉर्थ कोरिया आ जाता है। साउथ ईस्ट में आसियान 10 देश आ जाते हैं, है ना। और साउथ एशिया में तो सार्क देश आते हैं, भारत आता है। तो भारत इसी में आता है, किस में आता है? साउथ एशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल अवस्थित है,
दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय, मेघों का जो घर है मेघालय। मेघालय भारत का एक राज्य है और वहाँ का एक जगह थी पहले चेरापूंजी, सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया है उसी में ही मेघालय में ही एक दूसरी जगह है मौसिनराम, और ये इस टाइम पर दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा वाली जगह है, इसे याद रखिएगा। जकोकाबाद की अगर हम बात करें तो ये एशिया का सबसे गर्म स्थान है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका किस महाद्वीप से अलग होता है? बेरिंग स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका और दूसरे किस महाद्वीप के बीच में पाई जाती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बेरिंग स्ट्रेट की बात करते हैं तो बेरिंग स्ट्रेट वही स्ट्रेट है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर पाई जाती है, और इसकी विशेषता क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो, अगर देखा जाए बेरिंग स्ट्रेट को, तो बेरिंग स्ट्रेट आपकी कुछ इस तरह से फैली है कि ये इसका एक तरफ उत्तरी अमेरिका और दूसरी तरफ एशिया पाया जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर जगह है तो इसके एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और दूसरी तरफ आपका एशिया। एशिया का जो रशिया वाला एरिया है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, और दूसरी तरफ अलास्का। एक टाइम था कि ये बेरिंग स्ट्रेट बेसिकली एशिया के ही दो हिस्सों के बीच आता था, लेकिन अलास्का जो पहले रशिया के पास था इसको उत्तरी अमेरिका ने खरीदा, खासतौर पे यूएसए की अगर हम बात करें, और यूएसए ने रशिया से इसको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लिया था, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लिया था, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही ये अलास्का अब यूएसए का हिस्सा हो गया है, इसे ध्यान रखना है। तो पहले ये रशिया के पास था, और ये बेरिंग स्ट्रेट जो है ये रशिया और अलास्का के बीच में पाई जाती है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 12th का सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको डिस्कवर किया, इसे याद रखिएगा। वास्को डी गामा ने तो भाई इंडिया आया था तो इंडिया की खोज की थी, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, 1498 में भारत आया था। ठीक, चलिए, वैसे कोलंबस ही भारत की खोज करने निकले थे, लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका की खोज कर ली। क्वेश्चन नंबर 15, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? देखो, जब हम बात करते हैं 3 रेखाएं हमारे पास, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो जहां पर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तो देखिए भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री इक्वेटर वाली लाइन है, मकर रेखा नीचे 23.5 डिग्री की लाइन है दक्षिण में, और इसी तरह से 23.5 डिग्री उत्तर की एक लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं जाती हैं तो उसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से जा रही है, तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा की ही सिर्फ बात हो रही है, तो वो आपकी जाती है दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का एक देश है जहां से ये दोनों रेखाएं जा रही हैं, वो ब्राजील है। याद रखिएगा, एक देश जहां से दोनों रेखाएं जाती हैं वो ब्राजील है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का ही देश है, ब्राजील की है, जो राजधानी है ब्राजीलिया, उसे ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी वो महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं जा रही है वो अफ्रीका है। ठीक, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की झील कहां पर है? दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील
ठीक है। तो फ्रेश वाटर लेक की अगर हम बात करते हैं तो देखो, वैसे तो सुपीरियर भी एक फ्रेश वाटर लेक है, वुलर भी, विक्टोरिया भी और टीटीकाका भी, लेकिन ऊंचाई की बात हो रही है तो इसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है आपका टीटीकाका। टीटीकाका की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर। किसके बॉर्डर पर? पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर, इसे याद रखिएगा। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर आपको जो झील मिलती है उसे बोलते हैं टीटीकाका। ये ज्वालामुखी था उसके ऊपर बनी हुई झील है, ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो रह चुका है ये एरिया, और टीटीकाका लेक उसी के ऊपर बनी है। और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागमन के लिए एक सूटेबल लेक है, इसे याद रखिएगा। और ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे पाई जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक, तो देखिए अगर हम बात करते हैं संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखो दो जलप्रपात आपको याद रखने, एक नियाग्रा, वो द वाइडेस्ट फॉल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जो उत्तरी अमेरिका में है। लेकिन यहाँ पर सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है, वो है एंजल वाटरफॉल, जो कि वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, इसे याद रखिएगा। और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। इसके अलावा जॉग वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, इसे याद रखिएगा। इसे गेरोसोपा या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। दूधसागर भी भारत में पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यूरोप की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंचाई पर स्थित बिंदु या सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन है माउंट एल्बर्ट, माउंट मैकिनली, माउंट एल्ब्रुस, माउंट अकांकागुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या बात है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है माउंट एल्बर्ट, ठीक है, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है माउंट एल्ब्रस, ठीक। माउंट एल्ब्रस की अगर हम बात करते हैं तो माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनली साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका की। और माउंट अकांकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसे ध्यान रखिएगा। वैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एशिया में है, माउंट एवरेस्ट, लेकिन बाकी सारे महाद्वीपों की ऊंची ऊंची चोटी पता होना बहुत जरूरी है। तो माउंट एल्ब्रस जो है वो दुनिया की, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये इसका सही जवाब है। माउंट एल्बर्ट जो है ये भी यूरोप में है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, महासागरीय जल की औसत लवणता, एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है ना? जितने भी महासागरीय जल होते हैं अगर उन सब का एवरेज निकाला जाए तो उसकी एवरेज सैलिनिटी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 1 25, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर डी 45। तो जितने भी महासागरीय जल हैं उनकी औसत लवणता 35% पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। और इस 35% में मुख्य जो सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट है, मतलब NaCl है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के किस महासागर में मछली पकड़ने के बड़े बड़े स्थल ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक स्थित है? मतलब ये मछली पकड़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको हम ग्रांड बैंक बोलते हैं। ग्रांड बैंक दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड है, जो कहाँ पाया जाता है आप देख सकते हैं, ये पाया जाता है कनाडा में, एक जगह है न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर उसी के आगे ये पूरा ग्रांड बैंक है। ये ठंडी और गर्म धाराओं के या वार्म और कोल्ड करंट के मिलने के कारण फॉर्म होता है। और ये जहाँ पर भी ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े फिशिंग ग्राउंड बनते हैं, ठीक है। और दुनिया का वैसे तो सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड ग्रांड बैंक है, जो कि आपका अटलांटिक महासागर में
पाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड या दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का क्षेत्र ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, ये सब आपका किस महासागर में है? आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो भारत के 4 एक्सट्रीम पॉइंट है। सबसे उत्तरतम बिंदु तो इंदिरा कॉल है, ठीक है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सबसे जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है जो कि गुजरात में है वह है आपका किबिथु, ये याद रखिएगा। सबसे आपको मैं बता दूं कि हमारे पास 4 एक्सट्रीम पॉइंट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, नॉर्थ वाला तो इंदिरा कॉल है, साउथ वाला इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, ईस्ट में आपका आता है किबुथु, और जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है वो है सरक्रीक, इसको गौरमाथा भी कहा जाता है, इसे याद रखिए। तो इंडिया के 4 एक्सट्रीम पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो दक्षिणतम पूछा गया, तो उसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। चलिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है या कितनी है? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो अगर नॉर्थ से साउथ के बीच की टोटल लेंथ देखी जाए तो वो 3214 किलोमीटर होती है, इसे आपको ध्यान रखना है, 3214 किलोमीटर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार तट किसे कहा जाता है? केरल के पश्चिमी क्षेत्र को, तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र को, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र को, गुजरात से गोवा के तटीय क्षेत्र को। तो याद रखिएगा, मालाबार का जो रीजन है वो केरल के अंदर आता है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ए। मालाबार के का जो क्षेत्र है वो केरल के पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता है ना। इसी के ऊपर का क्षेत्र जो है, इसी मालाबार के ऊपर का क्षेत्र कोंकण कहलाता है, और कोंकण के ऊपर का क्षेत्र ओखा कहलाता है, इसे याद रखिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कार्डमम पहाड़ियां, अनाईमुडी, डोडा बेटा, महाबलेश्वर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीलगिरी, जब भी नीलगिरी की बात करते हैं तो नीलगिरी आता है ट्राई जंक्शन पर। किसके ट्राई जंक्शन पे? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे आपको नीलगिरी मिलेगा, है ना। ठीक, ये जो ट्राई जंक्शन है ये कर्नाटक, ये केरल और ये तमिलनाडु, इन तीनों का जो ट्राई जंक्शन होता है इसी पे आपको नीलगिरी मिलता है। और नीलगिरी का जो मुख्य क्षेत्र है वो बेसिकली तो केरल और तमिलनाडु में ज़्यादा फैला हुआ है, कर्नाटक में थोड़ा कम है। लेकिन जो ये सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की, तो इसे याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो अन्नामलाई पे पाई जाती है। महाबलेश्वर आपका पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में आती है। कार्डमम जो पहाड़ियां हैं, कार्डमम वो आपके सबसे दक्षिणतम में स्थित पहाड़ियां हैं, इसे याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि इंडिया के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है तो कार्डमम। ठीक, चलिए फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? खादर भूमि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, भांगड़ और खादर, इसे याद रखिएगा, भांगड़ और खादर। ठीक, इसमें एक नई मिट्टी होती है, एक पुरानी मिट्टी होती है। ठीक, भांगड़ पुरानी मिट्टी कहलाती है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? आपकी भांगड़, इसे याद रखिएगा। और खादर की अगर हम बात करते हैं तो खादर भूमि नवीन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का मैदान होता है। ठीक है, ये जितनी भी
आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है ये मूल रूप से नदियों के द्वारा लाए गए अवक्षेपों से तैयार होती है, और इसमें वो क्षेत्र जहाँ पे कभी नदियाँ पाई जाती थी वो क्षेत्र कहलाता है आपका भाबर का क्षेत्र, और जहाँ पर आज के टाइम भी बाढ़ आ रहा है, नदियाँ मिल रही हैं, वो है खादर का क्षेत्र। इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किन किन द्वीपों के ज्वालामुखी के प्रमाण मिलते हैं? जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ये एक यूनियन टेरिटरी में आता है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी या इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, और अंडमान निकोबार में आपका ज्वालामुखी के अवशेष भी पाया जाता है और एक्टिव वॉल्केनो भी है। एक्टिव वॉल्केनो की बात करें तो बैरन द्वीप में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा किन किन द्वीपों में ज्वालामुखी के प्रमाण मिल रहे हैं या प्रमाण मिले, मतलब जरूरी नहीं कि वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो और डॉर्मेंट भी हो तो चल जाएगा। तो देखो बैटन द्वीप, नारकोंडम ये भी सही है, टाट द्वीप ये भी सही है, तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, सब में पाए गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। कितने डिग्री चैनल मिनिकॉय को कावारत्ती से अलग करता है? इसे याद रखिएगा, आपके पास जो पूछा जा रहा है वो कौन सा चैनल है जो मिनिकॉय को कावारत्ती से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है वो बेसिकली मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, इसे याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच में पाया जाता है। 24 डिग्री चैनल इंडिया के अंदर नहीं आता है। अब ये देखिए, ये अगर देखा जाए तो इसमें आप समझ सकते हैं, ये देखिए ये आपका कावारत्ती है, ठीक है, और ये मिनिकॉय है, और इसके बीच का जो क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाता है? 9 डिग्री चैनल, ठीक है। इसी तरह से मिनिकॉय और मालदीव के बीच का जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। आमतौर पर ये 8 डिग्री और 9 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र कहलाता है, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला क्षेत्र है, इसे याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, डंकन दर्रा, डंकन पैसेज, अगर आपसे कोई पूछे कि डंकन दर्रा या डंकन पैसेज किसके बीच में है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में ये पाया जाता है। ओके, सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है ना? ये भारत का सबसे घना आबादी वाला द्वीप है, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन है कोको, कचाल, कावारत्ती और सेलसेट। तो कोको और कावारत्ती तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों आइलैंड पर हैं, और वैसे इसका सही जवाब है सेलसेट द्वीप। सेलसेट द्वीप पर पूरा मुंबई स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं इसके मैप को आराम से, है ना, और मुंबई में ये आपको क्षेत्र मिलता है। मुंबई पूरा का पूरा आइलैंड पे बसा हुआ है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे आइलैंड हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मानसून किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो मानसून जो है वो अरबिक वर्ड है, ठीक है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ऋतुओं में परिवर्तन, और ऋतुओं में परिवर्तन लाने वाली जो हवा होती है उसे हम बोलते हैं मानसूनी हवा, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आने से पहले ये देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सबसे घनी आबादी वाला द्वीप वो है आपका सेलसेट आइलैंड। ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, मुंबई इसी पर है, ठीक। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्षा का लगभग कितने % भाग या कितने प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? साउथ वेस्ट मानसून से कितने % भाग प्राप्त होता है? तो लगभग 40% भाग प्राप्त होता है, बाकी बचा हुआ दूसरी ब्रांच या दूसरी शाखा से मिलता है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अल नीनो किसे कहते हैं?
तो पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर से उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात। तो अल नीनो एक महासागरीय धाराओं का प्रभाव होता है, तो ये चक्रवात से तो इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा होती, ये एकदम सही है। तो ये अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली गर्म धारा है, ये एकदम सही है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारे टॉप 30 क्वेश्चन आज के। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।